तो यहां मेरा वेग कहलाएगा 1 फीट प्रति घंटा, जबकि मेरी चाल कहलाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और इस ज्ञान सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं चाल और वेग मींस स्पीड एंड वेलोसिटी। हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था दूरी और विस्थापन को। जब हमने दूरी और विस्थापन को समझा तो हमने उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखे थे जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, वही हम इस लेक्चर में भी करने वाले हैं। हम चाल और वेग पर डिपेंडेंट कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ही बनाए जाते हैं, जो कि इसलिए बनाए जाते हैं कि आप उस क्वेश्चन को उस 30 से 35 सेकंड के अंदर ना कर पाएं, या फिर अगर कर भी दें तो गलत करें। तो दोस्तों, हम यहाँ पर 3 चीजें करेंगे। हम पहले वेग और चाल को समझेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने दूरी और विस्थापन नहीं पढ़ा है, वो लेक्चर नहीं लिया है, तो मैं कहूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वही बेस है एग्जाम में आपके 2 नंबरों के लिए। तो दोस्तों, उस लेक्चर को प्लीज जाकर जरूर देख लीजिए। और फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी सभा को। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं चाल की। चाल को 2 तरीकों से एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इट मीन्स एक सिंगल यूनिट अगर आप टाइम की दे दें, जैसे कि 1 घंटा, 1 मिनट, 1 दिन, 1 साल, कुछ भी एक सिंगल यूनिट आपको देनी है टाइम की, और उस सिंगल टाइम यूनिट टाइम में आपकी बॉडी कितनी डिस्टेंस कवर कर लेती है, उसे हम कहते हैं चाल। दूसरा, प्रति सेकंड वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो आपसे कई बार एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन देकर पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, तो इसलिए आप ये दोनों डेफिनेशंस प्लीज लिखिए। तो दोस्तों, ये तो हुई डेफिनेशन, लेकिन एग्जैक्टली चाल होता क्या है ये समझते हैं। तो आपने हमारे लास्ट लेक्चर में समझा दूरी को। जब कोई वस्तु जितना भी रास्ता तय करती है, वो सारा रास्ता जो है वो दूरी कहलाता है। यहां अगर आप चाल की डेफिनेशन, अगर आपने अभी अभी इसको नोट किया हो, तो आप उस डेफिनेशन को देखो। चाल और दूरी की डेफिनेशन में क्या फर्क है? इसमें कोई खास फर्क नहीं है, बस चाल के अंदर टाइम को बॉन्ड कर दिया गया है। जब आप दूरी और टाइम को मिक्स कर देते हैं तो बन जाती है चाल। स्पीड बनती है डिस्टेंस और टाइम के कॉम्बिनेशन से, डिस्टेंस और टाइम के रेशियो से। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। तो ये जो रेशियो होता है, ये जो अनुपात होता है दूरी और समय का, इसे हम कहते हैं चाल। जब कोई दूरी तय कर रहा है और अगर हम एक टाइम लिमिट में बांध दें इस वर्क को, उसके इस डिस्टेंस को अगर हम एक टाइम लिमिट में बांध दें, तो हम कहेंगे कि हमने बताया चाल। जैसे कि अगर मैं कहूं कि सिट्टन 500 किलोमीटर चलकर आता है, पैरों से नहीं चल के आया, जैसे चाहे चल के आया, सिट्टन 500 किलोमीटर चलकर आता है, तो ये मैंने आपको क्या बताया? दूरी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये 500 किलोमीटर कितनी देर में चलकर आया? मैं कहूंगा 5 घंटे में। तो यहां आप बता सकते हैं मुझे कि इसकी स्पीड क्या थी। दूरी आपको मैंने बता दी, आपने फिर पूछा कि कितनी देर में चलकर आया, तो मैंने कहा बस 5 घंटे में। तो आपने पता कर लिया कि इसकी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, अगर मैं कहता 10 घंटे में, तो आप मुझे बता देते कि इसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर्स। तो दोस्तों, दूरी और चाल में सिर्फ यही फर्क है कि दूरी में आप किसी यूनिट टाइम में बंधे हुए नहीं होते हो, लेकिन चाल की अगर हम बात करें तो एक लिमिटेड यूनिट, एक सिंगल यूनिट टाइम में आप इसको बांध देते हो, और वही कहलाती है चाल। तो चाल अदिश राशि क्यों है, सदिश क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिपेंड करती है दूरी पर। क्योंकि हमने उस समय पढ़ा था दूरी खुद सदिश राशि नहीं होती, इसलिए जब दूरी पर डिपेंड करने वाली चाल की हम बात करेंगे, स्पीड की हम बात करेंगे, तो स्पीड भी सदिश राशि नहीं होगी, ये एक अदिश राशि होगी। तो दोस्तों, यहां पर चाल का फॉर्मूला बनता है चाल इज इक्वल्स टू दूरी बटा समय, मीन्स स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब दूरी या फिर डिस्टेंस का रेशो टाइम के साथ
मतलब दूरी को देखना एक लिमिटेड टाइम पीरियड की नजरों से, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में बांधकर उस दूरी को देखना। इट मींस दूरी और टाइम का बॉन्ड कहलाता है चाल या स्पीड। तो दूरी सिर्फ दूरी होती है, उसमें कोई चीज ऐड नहीं होती। उसे हम जब तब तक दूरी कहा जाएगा जब तक कि वो एक सिंगल राशि है। लेकिन जब आप उसके साथ टाइम को ऐड कर दो, टाइम का बॉन्ड लगा दो कि एक लिमिटेड टाइम में कितनी दूरी, एक सिंगल यूनिट टाइम में कितनी दूरी, तो आप उसे कह देंगे चाल या स्पीड। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं वेग की। इंग्लिश में हम कहेंगे इसे वेलोसिटी। तो जिस तरह स्पीड डिपेंड करती थी डिस्टेंस पर, उसी तरह वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पर। जो दो चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, दूरी और विस्थापन, उसी पर इस लेक्चर की दोनों चीजें चाल और वेग डिपेंड करते हैं। तो जिस तरह हमने कहा कि चाल लिमिटेड टाइम पीरियड में बंधी हुई दूरी है, उसी तरह वेग लिमिटेड टाइम पीरियड में बंधा हुआ विस्थापन है। तो चलिए इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन बोलता हूं। मैं इसकी 3 डेफिनेशंस लिखवाने वाला हूं आपको, ताकि इनमें से कुछ भी आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। जनरली क्या होता है कि आपसे एक डेफिनेशन पूछ ली जाती है, सीधे उठा के आपको एक डेफिनेशन बोल देते हैं और कहते हैं कि भाई ये क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे। दूसरी डेफिनेशन लिखिए कि प्रति सेकंड किसी निश्चित दिशा में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को कहते हैं। और थर्ड इसकी डेफिनेशन लिखिए, वस्तु द्वारा विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। यहां विस्थापन की दर मीन्स रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। रेट जब हम कह देते हैं रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन की दर, तो इसका मतलब है कि यहां एक यूनिट टाइम पीरियड में आप उसको देख रहे हैं। तो अब यहां अलग से आपको टाइम पीरियड बोलने की जरूरत नहीं है, ना ही ये बोलने की जरूरत है कि किसी एक डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि आपने यूं ही विस्थापन शब्द का इस्तेमाल कर लिया है। जैसे ही आपने कहा विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो अपने आप आ ही जाती है। तो ये 3 डेफिनेशन आप इन्हें ध्यान में रखिए और इन्हें आपस में कंपेयर करके जरूर देखिएगा। आगे बात कर लेते हैं विस्थापन एग्जैक्टली होता क्या है। जब मैं कहूं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तय की गई दूरी को किसी एक टाइम लिमिट में बांध दो, तो वो है वेग। अगर मैं कहूं पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं बोलते हुए किसी भी दूरी को टाइम लिमिट में बांध दूं तो चाल, लेकिन उसी को अगर मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में जोड़ दूं तो वेग। तो ऐसे में यहां पर दोस्तों वेग का या वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है, वेलोसिटी या वेग इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मींस विस्थापन बटा समय। विस्थापन को समय के रेशो में देखना वेग है। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए मैं यहां से चलता हूं, मैं अपने घर से बाहर निकला और 50 किलोमीटर ड्राइव करके वापस आकर यहां खड़ा हो गया। अभी जिस पोजीशन पे हूं इससे 1 फीट दूर मैं यहां आकर खड़ा हो जाता हूं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार मैं 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलकर आया, तो आप कहेंगे कि तुम्हारी चाल थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यही कहेंगे आप, मेरी डिस्टेंस और टाइम का रेशो निकाल लेंगे, आप कहेंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तुम्हारी चाल थी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी वेलोसिटी क्या थी या मेरा वेग क्या था, तो यहां पर ये इस डायरेक्शन में मेरा वेग, जबकि मैं आकर इस पॉइंट पर आकर खड़ा हो गया हूं, जबकि मैं विस्थापित हुआ हूं सिर्फ 1 फीट, और ये 1 फीट में कितनी देर में विस्थापित हुआ? पूरा 1 घंटे में। तो आप कहेंगे कि मेरा वेग है, मेरी वेलोसिटी है 1 फीट प्रति घंटा। पूरे 1 घंटे में 1 फीट लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, मेरे लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। तो यहां पर आपने देखा कितना बड़ा फर्क आ सकता है चाल और वेग में।
चाल बताने के लिए आपकी वर्किंग देखी जाती है कि कितना रास्ता आपने तय किया है और कितनी देर में तय किया है, लेकिन वेग या वेलोसिटी देखने के लिए आपकी लास्ट पोजीशन देखी जाती है कि आखिर में आप पहुंचे कहां। ठीक है, आखिर में मैं 1 घंटे बाद ले दे के फिर यहीं आ गया तो मैं सिर्फ एक फीट डिस्प्लेस हुआ, और वो भी पूरे 1 घंटे में। तो यहां मेरा वेग कहलाएगा 1 फीट प्रति घंटा, जबकि मेरी चाल कहलाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ चाल और वेग में। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में, और अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में मैं उसे ऐड करूंगा ताकि सब लोग इस बारे में जान सकें। वेल तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज ये क्वेश्चन आंसर्स का एक छोटा सा सेशन। तो दोस्तों, यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेग का सही परिमाण क्या है। देखिए, यहाँ पर आपसे SI यूनिट नहीं पूछी गई है, आपसे परिमाण पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि उसका मेजरमेंट क्या है। मीन्स जब जनरली आप किसी को वेग के बारे में बताओ तो आप उसे कैसे बताएंगे। यहाँ पर कोई SI यूनिट के बारे में बात नहीं हो रही। तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं उलझना है, आपको मीटर पर सेकेंड पर नहीं जाना है। आपको अपने माइंड में ये सोचना है कि आप जब वेग को एक्सप्लेन करते हैं तो कौन सी चीज़ें बताना ज़रूरी होती हैं। आप जानते हैं कि आपको दूरी बताना जरूरी होती है, जो कि यहाँ पर दिया गया है मीटर में। आपको समय बताना ज़रूरी होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है सेकंड में। और साथ ही आपको दिशा बताना ज़रूरी होती है, जो कि यहाँ पर है साउथ, या कोई भी अगर दिशा उनने दे रखी हो तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ आपको जिस भी ऑप्शन में दिख जाए वो है सही परिमाण वेग का। तो यहाँ कंफ्यूज हुए बिना आपको सीधे ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाना है, SI मात्रक की तरफ नहीं भागना है। ऑप्शन नंबर डी 30 मीटर्स पर सेकेंड साउथ यानी दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वाहन की तात्कालिक चाल को मापने वाले यंत्र को कहते हैं। देखो, तात्कालिक चाल हो या कोई सी भी चाल हो, अगर किसी वाहन का से नाप रहे हैं तो वो स्पीडोमीटर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो तो तात्कालिक ही तो बताता है यार। जब आप सभी जानते हैं स्पीडोमीटर जो कार में बाइक में जो लगा रहता है, जिससे स्पीड बताता रहता है हर वक्त आपको, वो स्पीडोमीटर अब आप जब भी देखोगे वो उस पल की, जिस पल आपने देखा वो तब की आपको स्पीड बता रहा होगा। तो तात्कालिक ही बताता है। आपको यहाँ पर तात्कालिक वर्ड से उलझन में नहीं पड़ना है। तो स्पीडोमीटर ही इसलिए लगाना है क्योंकि देखिए, आप भी समझते हैं कि स्पीड को नापने के और भी बहुत से यंत्र अब बन चुके हैं, लेकिन NCERT 9th 10th तक या फिर NCERT की बुक्स में फ़िलहाल स्पीडोमीटर ही एक्सप्लेन किया गया है। हाँ, एरोप्लेन या जहाज़ की स्पीड की अगर बात हो रही हो, पानी के जहाज़ की, तो बात अलग है। लेकिन वाहनों के लिए, जनरल रोड पर चलने वाले वाहनों के लिए स्पीडोमीटर ही NCERT में एक्सप्लेन किया गया है। तो बिना कंफ्यूज हुए सीधे स्पीडोमीटर पर चले जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। T समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं। देखो, दूरी को, तय की गई दूरी को तो पहली बात दूरी ही कहेंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि T समय में, मतलब दूरी के साथ जब समय को कंबाइन करके देखा जाए, दूरी और समय को कंबाइन किया जाए तो क्या बनता है। अभी अपन ने पढ़ा है चाल, ऑप्शन नंबर A। यहाँ पर A सही होगा, चाल, क्योंकि दूरी और समय को कंबाइन करने पर बनता है चाल। नेक्स्ट पर आते हैं, चाल या स्पीड की SI यूनिट क्या है। वो है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक व्यक्ति 10 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ता है तो उसकी औसत चाल या एवरेज स्पीड क्या होगी। देखिए, ये क्वेश्चन बनाया ही आपको कंफ्यूज करने के लिए गया है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं सिर्फ कि उसकी चाल क्या होगी या उसकी स्पीड क्या होगी। औसत चाल की तो बात ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा आंकड़े होते, आप औसत या एवरेज जो आप मैथ्स में निकालते हो वो कैसे निकालते हो, जब आंकड़े एक से ज़्यादा हों। जब यहाँ पर आपको 2 चालें इन्होंने बता रखी हों कि 100 मीटर 10 सेकेंड में चला जाता है
और फिर आगे का जो एक और बार 100 मीटर चलता है उसमें 20 सेकंड लगाता है। कम से कम दो ऐसे आंकड़े आपको दिए होते तो आप एवरेज निकालते कि एक बार की चाल है, दूसरे बार की चाल है, तो दोनों बार की चालों का एवरेज ये होगा। यहां पर उन्होंने स्पीड ही एक दी है तो आप उसका एवरेज क्या निकालोगे? ठीक है, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। औसत चाल भले ही उन्होंने शब्द दे दिया है, आपको बताना चाल ही है। ठीक है, जुगाड़ भिड़ाने मत बैठना कि मैं ऐसे एवरेज निकाल दूंगा या वैसे एवरेज निकाल दूंगा। यहाँ पर 100 मीटर चला जाता है 10 सेकेंड में, तो आपके पास स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको 100 मीटर बटा 10 मीटर कर 10 सेकेंड कर देना है। 100 बटा 10 तो आपका हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला में आप इसको रख के देख लीजिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिंड या बॉडी का वेग पश्चिम दिशा में 500 मील प्रति घंटा है तो उसकी चाल क्या होगी? देखिए, ये थोड़ी सी समझने वाली चीज है कि अभी अपन ने देखा कि लेक्चर में अभी अपन ने देखा कि चाल और वेग दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों एक ही दिशा में हो रहे हों, अगर जिस दिशा में वेग हो रहा है अगर वो एक ही दिशा में बॉडी उसी एक दिशा में आगे बढ़ती जाए, तो हम ये देखते हैं कि चाल भी सेम ही होती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 50 किलोमीटर की रफ्तार से एक गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है, तो 1 घंटे बाद वो 50 किलोमीटर पर ही जाकर रुकेगी। तो वहाँ उसका विस्थापन भी 50 किलोमीटर हुआ है, उसकी दूरी भी 50 किलोमीटर हुई है, दोनों सेम है। जब विस्थापन दूरी दोनों सेम है तो वेग और चाल भी सेम होगा। तो जब एक ही दिशा में कोई सी चीज़, कोई सा पिंड, कोई सी बॉडी आगे बढ़ती है तो वहाँ पर जितनी चाल होती है उतना ही वेग होता है, या फिर जितना वेग होता है उतनी ही चाल होती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पश्चिम दिशा में मीन्स एक पर्टिकुलर दिशा में आगे बढ़ती जा रही है कोई सा पिंड, तो वहाँ पर उन्होंने उसका वेग दे दिया है, आपको चाल बताना है। तो उन्होंने वेग दिया है 500 मील प्रति घंटा, तो भैया चाल क्या होगी? अब जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 250, वो तो हो ही नहीं सकती। आपको भी पता है कि वो तो 500 मील पर प्रति घंटा ही है, लेकिन अब यहाँ पर दिशा देके आपको कंफ्यूज किया गया है। जबकि चाल जब आप बताते हैं तो चाल क्योंकि एक अदिश राशि है तो उसमें आपको दिशा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको इनमें से ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें दिशा नहीं लिखी हो। ठीक है, 500 मील प्रति घंटा तो आप समझ गए हैं। अब बिना दिशा वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो दो जगह 500 मील प्रति घंटा लिखा है ऑप्शन बी और डी में, वहां आपको दिशाएं दे रखी हैं पश्चिम और पूर्व। तो चाल में आप दिशा नहीं बता सकते, इसलिए आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए 500 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि वेग एक सदिश राशि है जिसमें दिशा के साथ परिमाण लो मैंने आंसर ही बोल दिया, दिशा के साथ डैश भी बताया जाता है। देखिए, जब आप किसी भी राशि को बताएं, चाहे सदिश हो या अदिश हो, तो आपको परिमाण यानी कि मेजरमेंट तो बताना ही पड़ता है। जब आप कहेंगे कि कोई इतनी चाल से जा रहा है तो इतनी मतलब कितनी, इतनी आपको यहाँ पर इतनी की जगह एक मेजरमेंट फिट करना होगा ना कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हुआ वहाँ का परिमाण या मेजरमेंट। तो दिशा तो आप बताएंगे ही वेग में, लेकिन दिशा के साथ बिना परिमाण बताए उस दिशा की क्या वैल्यू? तो दिशा के साथ हमेशा परिमाण भी दर्शाया जाता है। इसी क्वेश्चन को इस तरह पूछ सकते हैं कि जिसमें परिमाण के साथ डैश भी दर्शाया जाता है, तो आप डैश में लिखेंगे दिशा। वेग में परिमाण और दिशा दोनों दर्शाते हैं, जबकि चाल में याद कीजिए, चाल में क्या दर्शाते हैं? सिर्फ परिमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित दिशा में हो रही चाल को क्या कहा जाता है? जब चाल एक निश्चित दिशा में हो रही हो तो अभी अपन ने लेक्चर में पढ़ा है, उसे वेग कहेंगे। चाल और दिशा को कंबाइन करने पर वेग बनता है, जबकि दूरी और समय को कंबाइन करने पर चाल और दिशा को कंबाइन करने पर वेग बन जाता है। तो यहाँ पर चाल और दिशा को कंबाइन करने की बात हो रही है, तो ये है वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
कोई वस्तु कितनी तेजी से जा रही है यह डैश के द्वारा बताया जाता है, जबकि वस्तु किसी स्थान की ओर कितनी तेजी से बढ़ रही है या जा रही है यह डैश के द्वारा बताया जाता है। यहाँ पर आपको दोनों की डेफिनेशन दे दी गई है। देखिए, सबसे पहले जो डेफिनेशन है कितनी तेजी से जा रही है, अगर पहले जो लिखा हुआ है कि कितनी तेजी से जा रही है यह बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर पहले वाले में आपको ये नहीं कहा गया है कि किसी दिशा में, तो मतलब सबसे पहले वो चाल की बात हो रही है। कितनी तेजी से जा रही है भैया, इतनी तेजी से, यानी कि इतनी चाल से जा रही है। फिर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी निश्चित दिशा में कितनी तेजी से जा रही है, तो फिर वो वेग से जा रही है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में आएगा कि चाल और दूसरे ऑप्शन में आएगा वेग। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और मैं मिलता हूं आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे त्वरण और गति की कुछ अलग अलग आवृत्तियां। मुझे बहुत खुशी हुई आपने इस वीडियो को पूरा देखा। जय राम जी की।